गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि कल का जो मेरा टॉपिक था वो टॉपिक था मेरा बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपका पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग के अंतर्गत मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर दिया था वो था बेल्जियम एंड श्रीलंका के ऊपर। जैसे कि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि बेल्जियम क्या है। यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के लगभग है, यानी कि हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन है। और हरियाणा कितना ही बड़ा है। अगर हम उधर दूसरी साइड में श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका साउथ एशिया का एक देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग हरियाणा से है तो लगभग ही, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। हरियाणा से ज्यादा पॉपुलेशन है श्रीलंका की। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से कम है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो कल मैंने आपको बताया कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर कौन कौन से समुदाय रहते थे, कौन कौन सी भाषा का यूज करते थे। यानी कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि कल जो बेल्जियम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो डच भाषा बोलते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जर्मन लैंग्वेज यूज करते थे। समझते कि वो मैंने कल आपको वो भी नोट्स वगैरह में लिखवाई थी सारी चीजें, किस किस रीजन में रहने वाले लोग कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, तो कल की क्लास में जो पढ़ा था वो आई होप आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज का जो मेरा कंसेप्ट रहेगा वो कंसेप्ट है मेरा आज का टॉपिक मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के अंदर मेजोरिटिज्म क्या होता है। तो देखो, मेजोरिटिज्म होता है बहुसंख्यकवाद। सर मेजोरिटी होती क्या है। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक तो मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हो। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो इंडिया में जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म मेजोरिटी में है इंडिया में, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कौन है, हिंदू ही तो है ना। तो हिंदू हमारे यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी में है। अगर हम बात करेंगे माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी का मतलब होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का मीन्स होता है कि वे ऐसी कम्युनिटी जो कम से कम संख्या में हो। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एससी है, एसटीज है, बौद्धिज्म है, तमिल्स है, ठीक है, और भी है इससे अलग भी। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें पर्शियन बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेकर चलेगी इसी कंसेप्ट की तरफ। और आज हम मेजोरिटी इन श्रीलंका पढ़ेंगे, यानी कि श्रीलंका के अंदर कौन मेजोरिटी में था। अगर मैं थोड़ी सी कहानी को लेकर चलूं तो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा है, यानी कि बौद्धिज्म सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक सेकेंड। तो होता क्या है दोस्तों, श्रीलंका के अंदर बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा है। जब बौद्धिज्म वहां पे ज्यादा है तो बौद्धिज्म जो श्रीलंका के अंदर है वो एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज। अब होता क्या है कि जितनी भी जो भी पब्लिक फैसिलिटी होती है श्रीलंका के अंदर वो सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जाती है बौद्धिज्म को। यानी कि जो बौद्धिज्म है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं श्रीलंका के अंदर, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो गवर्नमेंट जॉब में भी जो सीटें होती है वो ज्यादा से ज्यादा बौद्धिज्म को मिलेगी। अगर कोई भी पब्लिक फैसिलिटी है तो वो भी ज्यादा से ज्यादा किसको मिलेगी, वो भी बौद्धिज्म को मिलेगी। ठीक, और अगर उसके बाद में हम बात करें कि वोट बैंकिंग का जो जरिया है वो भी ज्यादा से ज्यादा, जो सीटें हैं वो भी सीटें किसके पास थी, ज्यादा से ज्यादा वो भी बौद्धिज्म के पास में थी। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज बौद्धिज्म को प्रोवाइड की जा रही थी श्रीलंका के अंदर, और बौद्धिज्म मेजोरिटी में थे, यानी कि बहुसंख्यवाद थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा थे श्रीलंका के अंदर। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी जो थी, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं इस बात से गुस्सा हुए। गुस्सा होने के बाद में उन्होंने वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। अब सिविल वॉर क्या होता है सर, सिविल वॉर होता है आंतरिक गृह युद्ध, यानी कि अपने देश के अंदर रह के ही अपने देश की शांति भंग करना, यानी कि दंगे वगैरह शुरू करना, लड़ाई वगैरह शुरू करनी, ये सारी चीजें, तोड़फोड़ मचानी शहरों के अंदर, ये सारी चीजें ये आती है सिविल वॉर के, यानी कि गृह युद्ध के अंदर आती है ये सारी चीजें। तो श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर होने का कारण क्या था, यही था कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक फैसिलिटीज बौद्धिज्म को प्रोवाइड की जा रही थी, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, माइनॉरिटीज जो थी, उनको इग्नोर किया जा रहा था। समझ रहे हो ना। उसके बाद में फिर सबसे बड़ी जो कहानी घटी थी वो हुई 1956 में। 1956 में क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर जो बौद्धिज्म जिस लैंग्वेज का यूज करते थे, यानी कि बौद्धिज्म एक भाषा बोलते थे जिस भाषा को सिन्हीली भाषा बोला जाता है। ठीक है, सिन्हीली लैंग्वेज को ही श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज बना दिया। अब जब सिन्हीली लैंग्वेज को श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज बना दिया तो जो बौद्धिज्म थे वो तो कहीं ना कहीं खुश हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो माइनॉरिटीज थी, यानी कि जो तमिल्स थे, और तमिल में मैंने आपको दो तरीके के बताए थे, दो तरह के तमिल रहते थे, एक नेटिव तमिल, दूसरे इंडियन तमिल। उनकी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वे चिंतित हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दंगे वगैरह शुरू कर दिए।
ठीक है भाई, नॉर्मली सी बात है, क्योंकि उन जो मतलब उनकी चीजें थी उनको हाईलाइट कर रहे थे और माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहे थे। यही सिस्टम है। इस जो ये है मेजोरिटीज इन श्रीलंका, इसके बारे में हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे बोर्ड से जाएगा वही आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए बी सीरियस, ठीक है, बी सीरियस फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आइए मेरे साथ और टॉपिक को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो हेडिंग डालनी होगी आपको। हेडिंग डालो मेजोरिटीज, मेजोरिटीज इन श्रीलंका। अब इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट, श्रीलंका मर्ज, श्रीलंका मर्ज श्रीलंका मर्ज एज एन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948, यानी कि 1948 में, 1948 में क्या हुआ, जो श्रीलंका था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। यानी कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था, 1948 में, 1948 में। सेकंड पॉइंट लिखो, सारे आंसर आपको पॉइंट में लिखने हैं, ये भी ध्यान रखना, पॉइंट में लिखोगे तो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला, सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी साउथ टू secure, south to secure dominance, south to secure dominance over the governments, over the government, over the government by virtue of their majority, third point, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only Sinhala as only official language, ठीक है। thus disregarding Tamils, point number 4, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism, all these coming measures
the feelings alienation 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 among the Sri Lankan Tamils among the Sri Lankan या श्रीलंका तमिल्स। ठीक है, अब इसे देखो ये लिखा क्या है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है श्रीलंका मर्ज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948, यानी कि 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। उसके बाद मतलब लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे साउथ ईस्ट चिल्लाए, यानी कि उन्होंने जोड़ दिया डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्चुअल ऑफ देयर मेजॉरिटी, यानी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे उन्होंने अपने देश में ही उन्होंने क्या किया, एक श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाने की सोची। और उसके बाद में क्या हुआ, यानी कि श्रीलंका के अंदर जो सरकार बनानी चाहिए, जो गवर्नमेंट बनाई जानी थी, वो मेजॉरिटी के हिसाब से बनानी उन्होंने सोची। यानी कि जो सिन्हाला बोलने वाले आदमी थे उन्होंने अपनी भाषा के आधार पर अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट को बनाना सोचा कि हम अपने अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वे बुद्धिज्म थे, और बुद्धिज्म कैसे थे, मेजॉरिटी में थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तो कौन थे, बुद्धिज्म थे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा आदमी जब इकट्ठे होंगे तो वे क्या सोचेंगे, वे सोचेंगे कि जो कंट्री है वो हमारे हिसाब से ही चले, समझ रहे ना। तो ये था। उसके बाद इन 1956 में एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला, यानी कि 1956 में क्या हुआ, एक कानून बनाकर और सिन्हली लैंग्वेज को या सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, समझ रहे। दिस रिगार्डिंग तमिल्स, और बिना तमिल्स के बिना पूछे सिन्हला लैंग्वेज कौन बोलते थे, सिन्हली लैंग्वेज बोलते थे बुद्धिज्म, और तमिल कौन सी बोलते थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु भाषा बोलते थे। तो यानी कि सिन्हाला जो बोलते थे उन्हीं के बेस पे श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, और बिना किसकी परमिशन के, डिसरिगार्डिंग तमिल्स, यानी कि इसमें तमिल्स इसके बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, समझ रहे। उसके बाद ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म, यानी कि एक नई संविधान का निर्माण किया गया। ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग डोमिनेंस alienation among the Sri Lankan Tamils, समझे, नोट करो जल्दी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, लिखो एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स communities strained over time point number 7, the Sri Lankan Tamils launched partisan struggle point number 8, but their demand for more autonomy
by the Tamils was repeatedly denied. Point 9. The district between two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. सिविल वॉर का मीन होता है लड़ाई। ठीक है, और नेक्स्ट यानी कि इसका लास्ट पॉइंट लिखो, द सिविल वॉर was caused a travel setback to the social, cultural and economic life of the country. ठीक है, आपकी ये हेडिंग जो थी ना, मेजोरिटी इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, श्रीलंका में वो कम्युनिटी जो मेजोरिटी में थी, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में थी, उसके बारे में कम से कम मैंने आपको 10 पॉइंट लिखा दिए। इन 10 पॉइंट में से आपको कोई भी 7 पॉइंट याद करने, कोई भी 7 पॉइंट याद कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर बढ़िया मिलेगा। और जितने भी पॉइंट आपको लिखने हैं, यानी कि आंसर आपको कितना भी लेंथी बनाना हो, उसमें हमेशा पॉइंट डालना करो। पॉइंट से ही पता लगेगा कि हाँ आपने इसके बारे में काफी कुछ जानते हो, काफी कुछ लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 था आपका, एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टी स्ट्रगल। भाई क्या हुआ, जब बुद्धिज्म ने या जब बौद्ध धर्म को मानने वाले जो आदमी थे, उन्होंने 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा बना दिया, तो क्या हुआ था, उसके बाद में श्रीलंका तमिल्स, यानी कि जो श्रीलंका के अंदर तमिल्स थे, उन्होंने क्या लॉन्च कर दी, उन्होंने अपनी पार्टियां वगैरह और पार्टियां बना दी और संघर्ष शुरू कर दिया। समझ रहे? उसके बाद बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। The distrust between two communities turned into widespread conflict, यानी कि दोनों पार्टियों में क्या होने लगा, मतभेद होने लगा। अब it soon turned into civil war, और आगे चलकर यही मतभेद कहीं में चेंज हो गया, यही मतभेद सिविल वॉर में चेंज हो गया, यानी कि सिविल वॉर हो गया बाद में। अब भी पूछोगे सर सिविल वॉर क्या होता है, भाई देश के अंदर दंगे होने, फसाद होनी, लड़ाइयां होनी, ठीक है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने, उसको बोलते हैं सिविल वॉर, यानी आंतरिक युद्ध। ठीक है, the civil war was caused a tribal setback to the social, cultural and economic life of the country। यानी कि अगर किसी देश के अंदर सिविल वॉर होता है तो वहां की क्या वो घातक सिद्ध होता है, सोशल के लिए यानी कि समाज के लिए, कल्चर यानी कि संस्कृति के लिए, और इकोनॉमिक यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। तो यानी कि अगर सिविल वॉर होगा, लड़ाई घर में होगी, तो क्या होगा, ना तो डेवलपमेंट हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, केवल और केवल लड़ाई होगी, और लड़ाई में सभी के दिमाग खराब होते हैं, आपको सभी को पता है। तो नोट करो पॉइंट ये 10।
तो ये जो इतनी बात थी ना, ये तो श्रीलंका की थी। अब उसके बाद आप पढ़ोगे अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम में साझेदारी। कर दो रफ। लिखो अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में साझेदारी। अब मैंने जैसे आपको बताया बेल्जियम एक कंट्री है, बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ का देश है? बेल्जियम। बेल्जियम जो अगर मैं बात करूँ आपकी, ठीक है, बेल्जियम यूरोप का एक देश है, छोटा सा देश है बेल्जियम। और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रुसेल्स। जैसे कि आपको कल वाली क्लास में पढ़ने को मिला था कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या हाल था, वहां पे मेजोरिटी में कौन थे, माइनॉरिटी में कौन थे, ठीक है। तो जो प्रोसेस भाई श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर तो सिविल वॉर हो गया था, ठीक है, लेकिन जब पावर शेयरिंग हुआ वहां पे, तो वहां पे क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। लेकिन यहाँ पे बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बड़े लिखे थे बेल्जियम वाले, इन्होंने दंगे वगैरह नहीं किए, इन्होंने शांति से आराम से बैठ के कॉन्फ्रेंस करके, मीटिंग करके और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर लिए। और अमेंडमेंट में क्या हुआ? इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये लोग बुद्धिमान थे, अपने देश का नुकसान इन्होंने नहीं किया। अगर इनकी कंपेयर करें श्रीलंका के साथ में, तो श्रीलंका के लोग नालायक थे। नालायक क्यों थे? क्योंकि भाई उन्हें मेजोरिटी में था सब कुछ वहां पे, जिन जो मेजोरिटी में है उनको सारी सुविधाएं दे दो, और जो माइनॉरिटी में है उनको कुछ भी मत दो, उनको इग्नोर कर दो। तो यानी कि मेजोरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट बनाई जा रही थी श्रीलंका में। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को देखते हुए गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जा रहा था, समझ रहे ना। अब तो इसके बारे में लिखना शुरू करो, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में साझेदारी। इसके पॉइंट लिखना शुरू करना भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, बेल्जियम रिकॉग्नाइज, बेल्जियम रिकॉग्नाइज द extents of regional differences and cultural diversities एक दे दो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, बिटवीन 1972 यानी कि 1970 से और 1993 तक, 1970 से 1993 तक दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, they amended their constitution 4 times, so as to work out arrangement that would enable everyone to live together
उसके बाद थर्ड पॉइंट, here are some of the here are some of the elements of the Bayesian model Bayesian model. उसके बाद देखो इसी के अंदर थर्ड का ए पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. ठीक है, पॉइंट बी लिखो इसके अंदर, many powers of the central government many powers of the central government have been given to states governments of the two states governments of the two of the region of the two of the regions of the country. ठीक है, करो नोट। कट रहा है क्या? एक सेकंड भाई। अब पीटे चैप्टर कंप्लीट करा के जाऊंगा आज, ठीक है, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम के अंदर साझेदारी कैसे हुई, देखो ध्यान से। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एक्सटेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उसके बाद बिटवीन 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, यानी कि जो बेल्जियम के निवासी थे, बेल्जियम के लोगों ने 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए। कितनी बार? 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए, यानी कि 4 बार संशोधन किए। और अमेंडमेंट क्यों किए? क्योंकि जो पावर शेयरिंग का मामला था ना, उसको इक्वल करने के लिए, पावर शेयरिंग को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अपने वहां पर उन्होंने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे देश में दंगे फसाद लड़ाइयां शुरू हो, जैसे एक श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, होशियार लोग थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और इन्होंने बिल्कुल भी दंगे वगैरह, सिविल वॉर जैसी स्थिति देश के अंदर पैदा नहीं की। इन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए, और वो इसीलिए किए ताकि हमारे देश के अंदर जो पावर शेयरिंग का मैटर है उसको कहीं ना कहीं इजीली सोल्व कर लिया जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स so as to work out arrangement that would enable
लाइव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ठीक है, उसके बाद है हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। लेकिन यहाँ पे आपको बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। यानी कि क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट द नंबर ऑफ, यानी कि जो डच बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, यानी कि मिनिस्टर को भी उसी हिसाब में बांट दिया उन्होंने। यानी कि कुछ मिनिस्टर ऐसे थे जो डच बोलते थे और कुछ मिनिस्टर ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। यानी कि उन्हीं के हिसाब से सीटों का आवंटन कर दिया। ठीक है, सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। उसके बाद में शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सीटें थी उन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत तरीके से किया गया। और कैसे किया गया? क्योंकि जो गवर्नमेंट के अंदर जो मंत्री, ज्यादा से ज्यादा मंत्री डच बोलते थे तो डच को ज्यादा सीटें प्रोवाइड की गई, जो फ्रेंच बोलते थे उनको उन्हीं की संख्या के अकॉर्डिंग सीटें प्रोवाइड की गई। यानी कि अगर आप समझो कि अगर बेल्जियम में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है और सभी मंत्री बैठे हैं, यानी कि सपोज करो 500 मंत्री है और 500 मिनिस्टर बैठे हुए हैं वहां पे, उन 500 मिनिस्टर में से 400 मिनिस्टर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? डच। तो उनको क्या किया? उनको डच के हिसाब से सीटें प्रोवाइड कर दी। और जो 100 मिनिस्टर है वे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको 100 यानी कि 100 के हिसाब से सीटें प्रोवाइड कर दी गई। तो इसको बिल्कुल इक्वल, जो पावर शेयरिंग था वो बिल्कुल इक्वल किया गया। समझ रहे ना? अब उसके बाद में लिखा है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको दी गई? वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। ऑफ द टू ऑफ द रीजंस ऑफ द कंट्री, और ऐसा कंट्री के दो रीजन में हुआ। ठीक है, और दोनों रीजन मैंने आपको पढ़ाए थे। एक रीजन का नाम था वेलोनिया रीजन और एक रीजन, दूसरा नाम बताओ क्या था? फिलिपिस रीजन। ठीक है, एक रीजन था फिलिपिस रीजन और दूसरा था वेलोनिया रीजन। दोनों के दोनों में। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि फिलिपिस रीजन में कौन लोग रहते थे और कितने परसेंट लोग ऐसे थे जो डच लैंग्वेज बोलते थे, और वेलोनिया रीजन में कितने लोग रहते थे, वो सभी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इसलिए कल वाली क्लास को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। पावर शेयरिंग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, सीरियस होकर पढ़ लो भाई बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, आप टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी, जो कुछ यहाँ से जाओगे ना वो सारा का सारा आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। बेझिझक होगा, मतलब निश्चित होकर पढ़ोगे। अब है पॉइंट सी, इसी का पॉइंट सी था। ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड, ब्रुसेल्स हैड सेपरेटेड, Brussels had separated government, in which both the communities have equal representation. D point, apart from the central and state government, there is third kind of government. There is third kind of government. This is community government. This is community government. E point.
सॉरी पॉइंट नंबर 4 आ गया, ठीक है। नोट को इसके अंदर, इन बेल्जियम द लीडर्स, इन बेल्जियम the leaders have realized that the unity of the country, is possible only, it's possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. Point number 5, Sri Lanka shows us a contrasting example. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine, not throw it, undermine the unity of the country, ठीक है, करो नोट। अब यहाँ पे लिखा ए पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट और भी होता है। देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कैसी गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो जानी जाती है दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती है, समझ रहे। इन बेल्जियम में द लीडर्स हैव रियलाइज्ड, लोगों ने ऐसा, जो मंत्री थे यानी कि लीडर्स ने क्या किया, रियलाइज किया, महसूस किया, दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की एकता और अखंडता के लिए इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजंस, ठीक है। कि मतलब जो बेल्जियम में लीडर्स थे, बेल्जियम के लीडर्स ने ऐसा अनुमान लगाया कि हमें अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी, यानी कि तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है,
कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जो लोकल एरिया होते हैं ना, लोकल एरिया के हिसाब से चलती हो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय संशासन, इसीलिए वहां पे क्या है, बेल्जियम के अंदर जो लोकल पीपल है ना, लोकल पॉपुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग जो सरकार बनाई जाए, यानी कि अपने स्तर पे, अपने लेवल पे, ठीक है, अपने अपने एरिया की जो अपनी अपनी गवर्नमेंट बनती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, समझ रहे हो। और ये एक अलग तरह की गवर्नमेंट होती है, यानी कि ये पार्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज किसका है, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्ट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, यानी कि थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये समझ लेना। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि वहां की कम्युनिकेशन यानी कि लोकल एरिया के हिसाब से बनाई जाती है, समझ रहे, लोकल एरिया का उसमें क्या होता है, मंत्री होता है, समझ रहे, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे जैसे सपोज करो पूरे ओवल ओवर कंट्री की यूनियन गवर्नमेंट, किसी पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, और किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया या लोकल रीजन की जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पे श्रीलंका shows us a contrasting example, श्रीलंका के अंदर ये उदाहरण था, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share powers, ठीक है, यानी कि श्रीलंका की ये बेस्ट एग्जांपल था। श्रीलंका में ऐसा नहीं था, श्रीलंका में जो सरकार बनाई जा रही थी, जो गवर्नमेंट बनाने का काम होता था वो मेजोरिटी के हिसाब से चल रहा था, यानी कि जो लोग ज्यादा है वही सरकार चुनेंगे, और जो ज्यादा है वही सरकार चुनेंगे और वही देश को चलाएंगे, और जो माइनॉरिटीज है यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम से कम पॉपुलेशन है, यानी कि जो ऐसी कम्युनिटी जो कम से कम पॉपुलेशन में हो, जो कम से कम संख्या में हो, उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनको किसी भी तरह की कोई भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जिसका कारण क्या हुआ, उन्होंने आगे चल के रिबल स्टार्ट कर दिया, यानी कि विद्रोह शुरू कर दिए, और विद्रोह करने के बाद में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर यानी कि क्या, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट करो जल्दी। अब आपका बचता है वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है। अब आपके 2-3 पॉइंट बचते हैं इस चैप्टर में। एक तो है आपका वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी कि किसी भी देश के अंदर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग को हम कितने तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, पावर शेयरिंग को हम कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, कितने तरीके से पावर शेयर हम कर सकते हैं। उसके बाद में है लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर से रिलेटेड है, उसको बता दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे अभी मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लास भी ले रहा हूँ प्रॉपर, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तब आप नोट्स के लिए हमें कॉल वगैरह कर सकते हैं, कॉल करके आप अपने नोट्स वगैरह हमसे पीडीएफ फॉर्म में या फोल्डर फॉर्म में, जैसे ही आपको उचित लगे ऐसे कर लो, ठीक है। और वही अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं कल, और कल एक जो बाकी बचा हुआ चैप्टर वो कल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।